आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। यूरोप का एक देश है पुर्तगाल, जो कि अपने फैंसी शूज के लिए जाना जाता है। लेकिन कोरोना के दौर में इस इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ। जो लोग पहले बाहर जाने के लिए ट्रेंडी शूज का इस्तेमाल करते थे, वो अब उन्हें खरीद नहीं रहे। ऐसे में शूज की बिक्री पर बहुत गहरा असर पड़ा है। लेकिन इन इंडस्ट्रीज ने हार नहीं मानी और अब मास्क बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही कंफर्टेबल शूज को भी बना रहे हैं। तो देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है, विकल्प तलाशने हैं और उन पर काम करना है। सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक कहानियों की, रिसर्च की और बढ़िया रिपोर्ट्स पर भी। और आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों कोरोना और निमोनिया एक साथ हो जाना बेहद खतरनाक है। फिर बात करेंगे कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही दिल्ली की क्या स्थिति है। साथ ही बात होगी कि क्या नवजात को मां से कोरोना हो जाने का खतरा कम है। और आखिर में बात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले आपको देते हैं कोरोना पर देश दुनिया से जुड़ी अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 48,285 नए केसेस सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 86,84,000 केसेस आ चुके हैं। इसमें से 80 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब बढ़कर 5,24,00,000 से ज्यादा हो गई है। गुजरात में 23 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार ने एसओपी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा। तो वही कॉलेज में पढ़ाई करने वाले फाइनल ईयर के छात्रों के लिए भी कॉलेज फिर से खोल दिए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 8,593 नए मामले सामने आने पर दिल्ली में लॉकडाउन किए जाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना वायरस को मात देकर रिकवर हो गई है। आज ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन को लेकर भारत में उसकी उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन वैक्सीन के भंडारण पर पेंच फंस रहा है। चिंता जताई जा रही है कि इस तरह की वैक्सीन के स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होगी। एक शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को मारने के लिए प्लाज्मा जेट बेहद कारगर है। इसके जरिए 30 सेकंड में कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज बताया कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 4 करोड़ डोज तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही इसके तीसरे और फाइनल फेज ट्रायल के लिए 1600 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। यहां 2021 में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स बिना परीक्षा पास किए जाएंगे। अमेरिका में संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है। यहां नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 1,36,000 मामले सामने आए हैं। बीते 10 दिन में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं चीन में भी कुछ दिनों की राहत के बाद फिर 15 नए मामले सामने आए हैं। और वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार करने वाले नेशनल रिसर्च सेंटर RDIF ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन मरीजों पर 52% से ज्यादा असरदार है। रूसी वैक्सीन के ट्रायल में 40,000 वॉलेंटियर को शामिल किया गया था। इनमें से 16,000 को वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद 21 दिन तक उसका असर देखा गया। 20 कंफर्म केस में वैक्सीन के दूसरे डोज ने 92% तक असर दिखाया है। आज वर्ल्ड निमोनिया डे है। कोरोना के दौर में आपको सुनने में आ रहा होगा कि कोरोना के साथ जिसे निमोनिया हो जाए, उनमें से कईयों की जान जा रही है। इसलिए हमने निमोनिया के बारे में डिटेल में जानने के लिए डॉक्टर साहब को फोन मिलाया।
निमोनिया के साथ साथ हमने इनसे ये भी जाना कि कोरोना और निमोनिया ये दोनों बीमारियों का एक दूसरे से संबंध क्या है, कैसे हमें इनसे खुद को बचाए रखना चाहिए। आइए आपको सीधे डॉक्टर दिवाकर की आवाज सुनाते हैं, जो पटना से हैं, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। इनसे बात की हमारी सहयोगी साक्षी ने। सर, जैसा कि आज वर्ल्ड निमोनिया डे है, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि निमोनिया ये किस तरह की बीमारी है? देखिए, निमोनिया एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें लंग्स के स्मॉल सेल्स में, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, उसमें सूजन आती है। तो ये प्रायः जो फेफड़ा होता है उसके जो स्मॉल कंपोनेंट्स जो जिससे फेफड़ा बनता है, एल्वियोलाई कहते हैं सबसे छोटे कंपोनेंट को, जिससे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उसमें सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग निमोनिया कहते हैं। जी डॉक्टर, क्या निमोनिया का कोई कनेक्शन कोरोना वायरस से भी है? जी, निश्चित तौर पे निमोनिया के जो प्रायः कारण होते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक होता है कारण, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी होता है, स्टेफाइलोकोकल होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी निमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनी होता है, ये सब बैक्टीरियल निमोनिया के प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके साथ साथ जब जो कारण होते हैं वायरल, उसमें कोरोना वायरस भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो निमोनिया उत्पन्न करता है। और एक कोरोना वायरस के साथ साथ राइनो वायरस भी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेटरी सिंचाइशियल वायरस होता है वो प्रोड्यूस करता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, ये सब वायरस भी निमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस एक प्रमुख कारण निमोनिया उत्पन्न करने का है। जी, अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उसे पता कैसे लगेगा निमोनिया के बारे में, इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, निमोनिया में सबसे पहले तो फीवर भी आती है, चूंकि इन्फ्लेमेशन है लंग्स का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, तो फीवर आती है, खांसी होती है। खांसी के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है, दम भी फूल सकती है, प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है, खखार भी निकलती है उसमें, या सूखी खांसी भी हो सकती है निमोनिया में। तो ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जब आप एक्सरे देखेंगी तो उसमें भी पैचेस आते हैं, निमोनिया का कंसोलिडेशन आता है, लोब सब में लोबर निमोनिया कहते हैं। तो एक्सरे एक हेल्पफुल टूल होता है। और उसके आगे फिर हम लोग स्प्यूटम जो खखार होती है उसकी जांच भी करते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं स्प्यूटम से, उसके खखार से, और ये पता चलता है कि किस तरह के बैक्टीरिया से हुआ है या वायरल है। अगर बैक्टीरिया से हुआ था, कौन सी दवाइयां उससे सेंसिटिव है। तो ब्लड का टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे और खखार की जांच, और जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, खांसी जिस तरह की उत्पन्न होती है, ये 4 चीज के द्वारा हम लोग कंफर्म करते हैं कि निमोनिया है। जी, तो अगर कोरोना वायरस के पेशेंट को निमोनिया भी साथ में हो जाता है तो ये किस हद तक भयानक है? जी, जब कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो उसके इन्फेक्शन के जो प्राय रूट जो होते हैं वो ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होता है, नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा श्वास नली के में जा करके रहता है, नाक के पीछे मल्टीप्लाई करता है। ACE2 रिसेप्टर कहते हैं, नाक के अंदर की ग्रंथियों में रहता है, और साथ साथ नेजोफेरेंजियल एरिया में जो ACE2 रिसेप्टर वहां मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, रेप्लिकेट करना शुरू करता है, और धीरे धीरे करके लंग्स में जाकर के स्टैब्लिश करता है। और जब वो लंग्स में जाता है तो वो एल्वियोलाई में जाकर के इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, सूजन प्रोड्यूस करता है। और विशेषकर जो कोरोना वायरस के जो सूजन प्रोड्यूस करने की क्षमता रहती है उसमें वो कोगुलोपैथी भी करता है, उसमें वो जमने वाली चीजें आने लगती हैं, कोगुलेशन होने लगता है, जिस कारण से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो एल्वियोलाई प्रैक्टिकली करता है वो उसमें नहीं हो पाती और ऑक्सीजन सेचुरेशन कमने लगता है। तो जब वो इन्फ्लामेशन इस्टेब्लिश कर जाता है तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर सब जो होते हैं वो सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत बढ़ जाते हैं और लंग्स में चोकिंग होने लगती है, उसमें कोगुलोपैथी होने लगती है। जब वो जमने लगता है और आदान प्रदान कम जाता है तो व्यक्ति को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सांस में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरने लगता है। तो विशेषकर कोरोना वायरस का निमोनिया जो होता है वो इसलिए गंभीर हो जाता है। जी, डॉक्टर, इससे बचाव के क्या तरीके हैं? निमोनिया से कैसे खुद को बचा के रखना चाहिए हमें?
देखिए, निमोनिया से बचने के 3-4 मोटे बातें हैं। सबसे पहला तो है कि ये जब पैंडेमिक है किसी तरह की निमोनिया का, या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, कम्युनिटी में निमोनिया फैल रही है, या जैसे अभी पैंडेमिक हो रहा है आपका कोरोना वायरस का, तो इस समय तो बहुत विशेष सावधानी रखनी है। 2 व्यक्तियों के बीच में 6 फीट की कम से कम दूरी रखनी है, मास्क लगा करके रखना है, उसके साथ हैंड हाइजीन मेंटेन करना, हाथ को साफ रखना है। इसके अलावे और सब भी निमोनिया जो होते हैं उससे बचाव के लिए भी व्यक्ति को जो विशेषकर किसी कोमॉर्बिड कंडीशन से संक्रमित है, जैसे कोई सीओपीडी है, अस्थमा के रोगी है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रोगी है, डायबिटीज के रोगी है, कार्डियक प्रॉब्लम किन्हीं को है, किडनी का प्रॉब्लम किन्हीं को, उन्हें बहुत विशेष सावधानी रखनी होती है निमोनिया से बचने के लिए। और उसके लिए जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो लंग्स का एक्सरसाइज करते रहें, अनुलोम विलोम है, रेस्पिरेटरी अदर एक्सरसाइजेज हैं वो करें। दूसरी चीज है, सिगरेट का सेवन कतई न करें। सिगरेट से लंग्स को ऐसे ही डैमेज करता है लंग्स के सेल्स को, और उस पर से अगर निमोनिया हुई तो बहुत खतरनाक होता है। तीसरी चीज है इसके बचाव के लिए कि वातावरण में पोल्यूशन नहीं हो, उसके लिए हम लोग हरे पेड़ लगाएं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहे, पोल्यूशन नहीं रहे, पार्टिकुलेट मैटर्स नहीं रहे वातावरण में। और चौथी चीज है कि आप निमोनिया से बचाव का टीकाकरण भी उपलब्ध है। टीकाकरण लगा करके कम से कम बैक्टीरियल और बहुत सारे निमोनिया के जो कारण होते हैं उससे आप बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिवाकर हमसे बातचीत करने के लिए। और अब लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। तो दिल्ली का नया सिरो सर्वे आया है जो कहता है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। इन दिनों आप अखबारों में रोज दिल्ली में कोरोना और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर खबरें पढ़ रहे होंगे। दिल्ली में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर प्रदूषण की दोहरी मार दिल्ली के रहने वाले लोग झेल रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ये रोज हो रहा है। इसके बाद डर इस बात का है कि कहीं कोरोना से जंग में पॉल्यूशन दिल्ली के लिए एक मुसीबत बनकर न सामने आए। पूरा मामला समझने के लिए इस पर बात की हमारी सहयोगी प्रगति ने आज तक रेडियो के रिपोर्टर पंकज जैन से। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोरोना के लिए मतलब जो पेशेंट्स है वो ठीक होने में किस तरह से ये प्रदूषण जो है वो बाधा बन रहा है? देखिए, देश की राजधानी में इन दिनों कोरोना के साथ साथ प्रदूषण की मार भी है। और जिस तरह से रोजाना जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो दिल्ली में बढ़ोतरी कर रहे हैं। दिल्ली में अगर हम रोजाना प्रदूषण के स्तर को देखें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हानिकारक स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया है। और प्रदूषण जो दिल्ली में सबसे खतरनाक होता है वो सीधे तौर पर लोगों के लंग पर अटैक करता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर पता चलता है कि लंग्स पर सबसे ज्यादा असर इस मरीज के हो रहा है। और उसके पीछे एक वजह ये भी है कि प्रदूषण जो है वो दिल्ली में कम नहीं हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये देखने के लिए मिल रहा है कि दिल्ली में जो हवा है वो खराब है। और ऐसी स्थिति में कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटे में। रोजाना दिल्ली सरकार जो हेल्थ बुलेटिन जारी करती है उसके मुताबिक कल दिल्ली में आपको अगर हम बताएं तो 7,830 नए मामले दर्ज हुए हैं और 83 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। तो सरकार और जो एजेंसियां हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि एक्सपर्ट इस पर अपनी रिपोर्ट भले तैयार कर रहे हों, लेकिन क्या कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे प्रदूषण भी एक वजह है, ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन दिनों अस्पतालों में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ प्रदूषण की वजह से भी काफी लोग इस चपेट में आ रहे हैं कि वो या तो कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं या फिर प्रदूषण उन पर असर करता हुआ नजर आ रहा है। सर, कोरोना को टैकल करने के लिए, इससे
एक तरीके से लड़ने के लिए किस तरह के नियम होने चाहिए जिससे प्रदूषण के साथ साथ हम कोरोना के साथ भी जंग लड़ सकें? देखिए, सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और सबसे अहम बात यह है कि ऐसे दौर में हम हैं जब त्योहारों की धूम है और दिल्ली के अलग अलग बाजारों में जब हम गुजरते हैं तो वहां देखने के लिए मिलता है कि भीड़ काफी संख्या में बाजारों में पहुंच रही है। पिछले दिनों कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद काफी ऐसी बंदिशें थी जो लोगों को झेलनी पड़ी और त्योहार के साथ साथ जो शादियों का पर्व है वो भी नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली के बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो सबसे अहम बातें लोगों को पालन करने के लिए कही जा रही है सरकार की तरफ से, एक कि मास्क लगातार पहनना है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ ही साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह तो डॉक्टर्स और सरकार की गाइडलाइंस की तरफ से जारी हुआ ही है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है और ना ही लोग मास्क पहने हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि लोग आसानी से संक्रमित हो रहे हैं। तो सरकार लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलने की सलाह भी दे रही है और साफ सफाई का ध्यान रखना तो ऐसे में बहुत जरूरी हो ही जाता है। सबसे अहम यह है कि त्योहार का वक्त है तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में लोग ना जाएं। इसके लिए भी सरकार लोगों को आगाह कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जमीनी स्तर पर ऐसी कोई तस्वीर देखने के लिए मिल नहीं रही है। आने वाले दिनों में देश की राजधानी में काफी बड़े त्योहार होने हैं। दिवाली होगी, दिवाली के बाद छठ पर्व भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है और हाल ही में जो सरकार ने आदेश जारी किया है उसके मुताबिक इस बार लोगों को अपने घर के भीतर ही छठ पर्व मनाना होगा। ये आदेश बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। तो बहुत से ऐसे कदम हैं जो सरकार और एजेंसियों की तरफ से उठाए जाते हैं। ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहनते हैं उनका चालान भी काटा जाता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं उनका भी चालान काटा जाता है ताकि लोग डरें और सख्ती से नियमों का पालन करें। लेकिन जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में स्थिति कैसे संभलेगी ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया पंकज हमें जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नियम कायदे तो बन रहे हैं लेकिन ज़मीन पर लोग उसका कितना पालन करते हैं वो हमें पंकज ने बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात नवजात शिशु की करते हैं। आपने अब तक कई स्टडीज और रिसर्च में पढ़ा होगा कि बच्चों को कोरोना से कम खतरा होता है। अब एक और नई रिसर्च आई है जो इस बात की पुष्टि करती है कि नवजात शिशु को उसकी कोरोना संक्रमित मां से कितना खतरा होता है। इस स्टडी का डिटेल में अध्ययन किया हमारी सहयोगी खुशबू ने। तो आइए इस पर खुशबू से ही बात करते हैं। जी खुशबू, तो ये स्टडी क्या है और कहाँ की गई है ये स्टडी? तो प्रतीक, ये जो स्टडी है वो पूरे यूके को कवर करते हुए किया गया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ के रिसर्चर्स के नेतृत्व में ये पूरी रिसर्च की गई है। पूरे यूके में नवजात शिशुओं में कोविड-19 संक्रमण का विश्लेषण करने वाली ये पहली रिसर्च है। ये तो हम कई दफ़ा पढ़ सुन चुके हैं कि नवजात शिशुओं को कोविड का खतरा बहुत ही कम रहता है और इससे मौत तो खैर बहुत दूर की बात है। तो जो ये स्टडी है वो भी इन बाकी स्टडीज़ को एक सपोर्ट सिस्टम देती है। कहने का मतलब ये कि इस स्टडी का भी यही मानना है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें कोविड-19 से सीवियर इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ही रेयर होता है। वैज्ञानिकों ने पूरे यूके से उन नवजात बच्चों को स्टडी किया है जिन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन था और इनमें से 90% जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई है। खुशबू, स्टडी को किस तरह किया गया है, कैसे रिजल्ट सामने आए जिससे साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? हाँ प्रतीक, तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टडी पूरी यूके में की गई है। इसमें एक बात मैं और ऐड करूँगी, वो है कि आखिर ये स्टडी किस जर्नल में पब्लिश्ड हुई है। तो इस जर्नल का नाम है द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। अब आते हैं आपके सवाल पर कि इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने क्या किया है, पूरा प्रोसीजर क्या है। तो वैज्ञानिकों ने पूरे यूके में 29 दिन के नवजात शिशुओं को अपना सैंपल बनाया है जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत थी और उन्हें कोविड-19 भी था। ये सैंपल्स मार्च के शुरुआत और अप्रैल के ख़त्म होने तक ली गई थी।
अब रिजल्ट्स पर आते हैं। तो रिसर्च में पाया गया कि इस पूरे ड्यूरेशन में कोविड-19 संक्रमण से 66 शिशुओं को अस्पताल में इलाज की ज़रूरत पड़ी। ब्रिटेन में इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक रिसर्चर का कहना है कि ये आंकड़ा जो है वो 1785 जन्मों में से या 0.06% जन्मों में से एक के बराबर है। दूसरी चीज़ कि रिसर्च में शामिल 66 नवजात शिशुओं में से सिर्फ 17 शिशुओं को लेकर ये शक था कि जन्म के बाद पहले 7 दिनों में इन्हें कोविड-19 का संक्रमण अपनी माँ से हुआ था। तीसरा, इन 17 शिशुओं में से 7 शिशुओं में कोविड-19 का संक्रमण जन्म के तुरंत बाद अपनी माँ से अलग होने के बावजूद भी विकसित हुआ। इन 7 शिशुओं को लेकर टीम का कहना है कि ये यूके और इंटरनेशनल गाइडेंस को सपोर्ट करता है। ये जो गाइडेंस है वो कहती है कि माँ और नवजात बच्चों को एक साथ रख सकते हैं भले ही माँ कोविड से संक्रमित हो। जो तीसरी बात है वो है कि 6 शिशुओं को अस्पताल में रहते हुए कोविड-19 का संक्रमण हुआ था और सबसे ज़रूरी बात कि इसमें से एक भी बच्चों की मौत नहीं हुई है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ खुशबू कि बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स थे? तो ये जो बच्चे हैं जो सैंपल साइज़ लिया गया था उनमें कोविड-19 संक्रमण के जो मेन लक्षण थे, जो मेन सिम्टम्स थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो हाई टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान, उन्हें भूख नहीं लगना, उल्टी होना, नाक बहना, खांसी और सुस्ती शामिल है। यानी कुल मिलाकर खुशबू ये अध्ययन से हमें क्या पता चल रहा है या फाइंडिंग्स जो है, आउटकम है, वो क्या है? हाँ प्रतीक, तो वैज्ञानिकों के अनुसार मैं बताऊं तो उनका ये कहना है कि अगर नवजात बच्चों में कोविड से गंभीर समस्या होती भी है तो सिर्फ 36% ही नवजात बच्चों को इंटेंसिव केयर और ब्रीदिंग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है 36% का, वो हम अगर बड़े बच्चों से कंपेयर करें तो सिर्फ बड़े बच्चों में 13% ही है। यानी कि अगर बड़े बच्चों में ये गंभीर समस्या होती है कोविड से तो उन्हें इंटेंसिव केयर और ब्रीदिंग सपोर्ट जो देने के चांसेस हैं वो सिर्फ 13% ही है। इसके बावजूद रिसर्चर्स ने इसमें एक बात ऐड की है कि नवजात बच्चों में गंभीर संक्रमण का होना रेयर है, नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर कंडीशन में हो सकता है। अब वो कंडीशंस क्या हैं वो इन्होंने इनमें क्लियर नहीं की है। जो दूसरी बात है वो रिसर्चर्स ने कही है कि बहुत कम बच्चों को अपनी माँ से कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। इसके मद्देनज़र अगर एक माँ कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को जन्म के समय उससे अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस पर जानकारी दी। चलिए अब बात करते हैं एक कोरोना सर्वाइवर से। ये नीतीश कुमार है, बिहार के सीएम नहीं है, उत्तर प्रदेश के देवरिया से हैं और ये सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच इन्हें कोरोना हो गया। हमारे सहयोगी शुभम ने इनसे बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। नीतीश जी, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि शुरुआती दिनों में किस तरह के सिम्टम्स वो आपको ऐसे नजर आए जिनको देखकर आपको लगा कि कोविड का टेस्ट कराना चाहिए? एक्चुअली एकदम स्टार्टिंग की बात करें तो मुझे पहले हेडेक हुआ था। तो एक्चुअली हेडेक तो नॉर्मली मुझे होता रहता है, तो मुझे कुछ लगा नहीं कि कोई सिम्टम वगैरह है। तो हेडेक के बाद थोड़ा सा कफ वगैरह हुआ और उसके अगले दिन ही मुझे टेस्ट में थोड़ा सा अंतर आने लगा। मुझे नमक का, सॉल्ट वगैरह का ये टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे अब टेस्ट कराने से कोविड वगैरह हो सकता है। तो उसके बाद ही मुझे ख्याल आया तो मैंने टेस्ट कराया। अच्छा, तो हम ये समझना चाहेंगे कि तो फिर जब कोरोना रिपोर्ट जब आपने टेस्ट कराया तो फिर पॉजिटिव आ गई? जी। तो जब ये पॉजिटिव आया तो उसके बाद आपके दिमाग में कुछ चिंताएं आई, किस तरीके की चिंताएं वो थी? और हम ये भी समझना चाहेंगे कि वो शुरुआती दिनों में कैसी तकलीफें थी जिससे आपको गुजार होना पड़ा? पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एक ऑन द स्पॉट तो कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ, पर एक दिन के बाद थोड़ा सा एक ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, तब थोड़ा सा एक लगा कि शायद प्रिकॉशन मेजर्स वगैरह थोड़ा सा अच्छे से लेने पड़ेंगे जी। और पर्सनल लेवल पे बस यही टेंशन था। बाकी मुझे थोड़ा सा ये था कि फैमिली वगैरह बाकी लोग मेंबर ठीक हो, मम्मी पापा और दादाजी वगैरह भी हैं, तो थोड़ा ये काफी मतलब एज्ड हैं, तो बाकी तो मैं थोड़ा यंग था तो वो लोग मतलब आप घर पर ही थे उन सभी के साथ में, इसलिए? हाँ, मैं घर पे ही था, लेकिन मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा ऊपर छत पे रहता हूँ, अलग एक रूम है। जी। तो मैं पहले से सेपरेट था। तो यानी खुद को आपने पहले से आइसोलेट कर रखा था?
हाँ, मैं पहले से था, मैं बाहर नहीं जाता था, रूम पे ही रहता था। जी। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने हॉस्पिटल में इलाज कराया या होम आइसोलेशन किया आपने? एक्चुअली इधर ये था कि जो लोकल अथॉरिटी में जिनको ये मतलब दिया गया था, और यहाँ पे जो अथॉरिटाइज थे जी। कि आप मतलब इधर जिनको देखना था कि यहाँ पे पेशेंट है तो आपको कैसे टेकल करना है, तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया था कि आप होम आइसोलेशन में रहना चाहेंगे या हॉस्पिटल में। जी। तो मैंने कहा कि होम आइसोलेशन विल बी बेटर, क्योंकि पापा मम्मी घर परिवार होगा तो थोड़ा सा ये भी है कि देख लेंगे। जी। तो मैं होम आइसोलेशन में था। बाकी प्रशासन की तरफ से ये था कि रिपोर्टर्स वगैरह आते थे, अच्छा। 1-2 दिन आए, उन्होंने पूछा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे रह रहे हैं आप, क्या मेजर्स ले रहे हैं। और बाकी हर दिन मुझे फोन आता था, मेरे हेल्थ के बारे में पूछते थे कि क्या वगैरह आपके पास ले रहे हैं, कैसा है आपका तबीयत वगैरह, ये सब। अच्छा, प्रशासन की तरफ से सुविधाएं यानी कि दी गई? हाँ, कॉल वगैरह आते थे। जी। अब एक चीज अब मैं ये समझना चाहूंगा आखिर में कि अब तो लगभग आप ठीक हो गए हैं कोरोना से। हाँ। तो आप खासकर हमारे जो श्रोता वर्ग हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे और इस बीमारी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, और बिल्कुल ये जरूर बताएं कि उनको किस तरीके की सतर्कता बरतनी चाहिए? जैसा कि मतलब नॉर्मल मैं मार्केट में जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोग वगैरह मतलब मास्क वगैरह तो ठीक है, सभी लोग पहनते हैं और पहन भी रहे हैं जी। सोशल डिस्टेंसिंग भी दुकान में जाते हैं या फिर कुछ राशन जाते हैं तो लोग मेंटेन करते हैं कहीं ना कहीं जी। पर एक चीज मैं देखता हूँ जहाँ लोगों में फॉल्ट होता है कि वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करना शुरू करते हैं ना, तो वो मास्क नीचे कर लेते हैं। अच्छा। और फिर बातें करना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज पे लोगों को ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि जिस मोमेंट पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है मास्क को, आप उस समय हटा रहे हैं। तो मुझे लगता है सतर्कता बरतने की जरूरत है। और ये नीतीश ये बात बताया हूँ कि जो डर का एक कुछ लोगों में शुरुआत के दिनों से ही थोड़ा सा डर का जो माहौल रहा, उसको लेके आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई इतने डरने की जरूरत है या फिर आप सतर्कता बरत के कुछ कर? देखिए, डरने की जरूरत तो मैं कहूंगा कि नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि प्रिकॉशन ही बरत सकते हैं। अभी ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, बस यही है कि हम प्रिकॉशन ले, जितना बेटर होगा। और सभी लोग यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए। पर वैक्सीन तो एक लॉन्ग टर्म व्यू है, कब तक आएगा क्या है। पर शॉर्ट टर्म के लिए हमें यही है कि एक दूसरे को मतलब देख कर ही मतलब ये है कि मतलब मुझे हो गया पॉजिटिव तो मैं घर में रहूं, अपना ख्याल रखूं। ये नहीं कि रैंडमली मैं बाहर निकलूं और थोड़ा सा वो एक होता है ना अनसोशल हो एक्टिविटी करूं। तो नीतीश जी, आपको पूरी आज तक रेडियो की टीम की ओर से शुभकामनाएं। आज के इस कवरेज को विराम देने से पहले वो बात दोहराना चाहूँगा जो अमिताभ बच्चन किसी को भी फ़ोन करने से पहले कहते रहते हैं कि ध्यान रहे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।